नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश में किसानों के हो रहे आंदोलन को लेकर यह बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी के तय किए जाने के बाद, यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने के बाद देश में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों, आज कई लोगों से और कई क्वार्टर से यह सवाल किया गया है कि एमएसपी को बढ़ाए जाने से, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने से देश में महंगाई का नया दौर आएगा। दोस्तों, यह सवाल उठाना बेहद जरूरी था, लेकिन इस सवाल पर जो भ्रांति है, जो कंफ्यूजन है, उसे भी क्लियर करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि किसानों के आंदोलन को और किसानों के आंदोलन में एमएसपी को लीगलाइज करने के मुद्दे को डीमोरलाइज करने के लिए महंगाई का मुद्दा उठाया गया है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको ये पूरा बताएंगे और समझाएंगे कि तमाम कृषि उत्पादों की महंगाई और उनकी खुदरा जो बिक्री दर होती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन जो किसानों को मिलता है, उन दोनों में क्या तादाद में है। और उत्पादक, यानी कि खेती के जो उत्पादों के जो उत्पादक हैं यानी किसान, और खेती के उत्पादों के जो उपभोक्ता हैं, उन दोनों के हित क्या आपस में टकराते हैं। और दूसरा कि जो एमएसपी है और जो एमआरपी है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, वो अंतर किसकी जेब में जाता है, चाहे वो सीजन के दौरान हो या ऑफ सीजन के दौरान हो। और एमएसपी और एमआरपी को लेकर के जो हमारी पिछले 70 साल की जो सरकारों की जो नीतियां रही हैं, वो कहां तक किसानों को बेहतर मूल्य दे पाई हैं, उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित कर पाई हैं, और दूसरा उपभोक्ताओं को कितनी रियायती दर पर वो उत्पाद मिलते रहे हैं। और इन दोनों को एक तरह से चलाने के लिए जो भारत सरकार के जो तमाम कानून हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं, वो कहां तक अपनी बात का अनुपालन कर रही हैं। दोस्तों, इस बात को कहने के लिए हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम का नाम जो है वो सत्य असत्य और अर्ध सत्य है। यानी कि कहीं ना कहीं हम चीजों के उस सत्य पहलू को, जो दावा सब करते हैं लेकिन उनके सत्य कहां तक होते हैं, उनके अंदर के नियत में कहां तक वो अंदर तक बैठा हुआ होता है, और क्या उनका अपना एजेंडा होता है, क्या उनके अपने विचार होते हैं, और कहां तक वो लोगों को एक तरह से सही बातों से सूचित करते हैं या उन्हें गुमराह करते हैं या उन्हें भ्रम में डालते हैं। तो उस पहलू का जो असत्य पक्ष है और जो अधूरा सच पक्ष है, यानी कि अर्ध सत्य, हम तीनों को देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि आज किसानों के आंदोलन को लेकर के महंगाई बढ़ने की जो बात कही जा रही है, उन्हीं लोगों ने कुछ दिन पहले किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन की भी संज्ञा देने में कोताही नहीं बरती थी। हमने तब ये कहा था कि हो सकता है कि कुछ सिरफिरे तत्व इस आंदोलन में खालिस्तान और कुछ हरे झंडे का एंगल दे दिए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के 15 करोड़ लोगों के हितों से जुड़ा यह किसान आंदोलन बेईमानी है और किसानों के मुद्दे से जो ये आंदोलन का मुद्दा है उससे कोई ये अलग मुद्दा है, या ये आंदोलन का मुद्दा कोई अमीर किसानों के कर्ज माफी और गन्ने की दरों को और ज्यादा बढ़ाने की एक तरह से मांग का आंदोलन नहीं है। यह कहीं ना कहीं देश के 15 करोड़ किसानों के सबसे मौलिक मुद्दे, यानी कि खेती को लाभकारी बनाने और एमएसपी को लीगलाइज करने को लेकर के है। दोस्तों, हम बता दें कि पिछले 70 साल में जो भारतीय कृषि की जो नीतियां रही हैं, वह ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने को लेकर के रही हैं। ज्यादा से ज्यादा तमाम खाद्य उत्पादों में भारत को एक तरह से विदेशों पर निर्भर न करना पड़े, अपने हम पैरों पर खड़ा हों, इसके लिए रही है। और इसके लिए भारत सरकार ने तमाम सुविधाएं, उपलब्धता, आधारभूत संरचना की सुविधा और सब्सिडी का प्रावधान किया। यह बात अलग है कि वह सब्सिडी किसानों के पास डायरेक्ट नहीं गई, इनडायरेक्ट रूप में सस्ते खाद मिले, थोड़े से बीज और उर्वरक मिले, सिंचाई की सुविधाएं मिली और उनसे कम रियायती दरों पर उनसे सिंचाई का चार्ज लिया गया। कहीं कहीं किसानों ने अपने बिजली बिल भी माफ करवा लिए। लेकिन उन तमाम सब्सिडी और सुविधाओं के बावजूद भारतीय किसानों को जो उनके उत्पाद का
जो उनकी लागत के हिसाब से और उनकी मेहनत के हिसाब से जो दाम मिलना चाहिए वह एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए भी वाजिब नहीं मिला, दूसरा सीजन में ओवर सप्लाई होने की वजह से उसके दाम लगातार कम रहे। इसी वजह से यह बार बार कहा जाता रहा कि भारतीय कृषि में जो सब्सिडी दी जाती है वो इतनी सब्सिडी होने के बावजूद अंत में उसका जो मूल्यांकन होता है वो नकारात्मक 2% में चली जाती है। इसका मतलब यह है कि खेती वैसे ही वर्ल्ड वाइड एक हानिकारक पेशा है, एक नुकसान का पेशा है, और दुनिया के तमाम बड़े मुल्क अपनी खेती को अरबों खरबों की सब्सिडी देकर उसे जीवित रखते हैं कि एक तो उनकी अपनी खाद्य सुरक्षा हो, दूसरी जबकि उनके घरों में घरेलू मूल्य खेती उत्पादों के और भोजन के काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इतने कम होते हैं खेती के उत्पादों को, और अपना विश्व व्यापार में वर्चस्व बनाए रखने के लिए या दुनिया में विश्व की राजनीति में अपना दबदबा दबाए रखने के लिए, जो अमेरिका का वो PL 480 एक तरह से कानून हो या चीन का हो या जापान का हो, ये सभी देश अपने काफी सब्सिडी दे करके अपने किसानों से खेती करवाते रहे हैं। और लेकिन भारत की जहां तक बात है तो भारत में यह कोई केवल एक इकोनॉमिक सेक्टर नहीं है, ये हाउस होल्ड प्रोफेशन है जिसमें 15 करोड़ लोग अपनी आश्रित, अपनी वरण पोषण और अपनी पुश्तैनी पेशे का एक तरह से वहन करते हैं और उसे पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला रहे हैं। तो ऐसे में भारत में जो कृषि उत्पादों का जो घरेलू मूल्य दिया जाता है वह हम दुनिया के एक तरह से सब्सिडी के हिसाब से हम भारत की सरकार जो है या भारत देश जो है वो किसानों को नहीं दे सकती, क्योंकि भारत के पास इतना संसाधन नहीं है कि वह किसानों को इतनी सब्सिडी दे कि उन्हें ये गैर लाभकारी पेशा भी कुछ हद तक लाभकारी हो। और इस वजह से हमने अपनी नीतियों के बदौलत भारतीय खेती में आत्मनिर्भरता तो हासिल कर ली, हमारी आयात पर निर्भरता समाप्त हो गई और हम दूध के, चीनी के, तमाम मसालों के, केले के, गेहूं के, गन्ने के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक मुल्क बनकर के उभरे। लेकिन हम जब अपने भारतीय किसानों की जब उत्पादकता और मुनाफे को देखते हैं तो हमें यह लगता है कि देश की 60% आबादी GDP में केवल 15% का योगदान कर पाती है। और यही वजह है कि देश के जितने किसान परिवार हैं, अगर उनके घरों में बाहर से आमदनी नहीं आती है या घर के कोई सदस्य उनकी और नौकरियां नहीं करते हैं तो उनके लिए खेती बेहद घाटे का, कर्ज में फंसने का, आत्महत्या करने का और लकीर के फकीर बने रहने का एक तरह से मिसाल बनकर के रह गई है। और आज जिस बात को लोग उठा रहे हैं कि सामानों के दाम महंगे होंगे, तो हम बता दें कि भारत सरकार की जो अब तक की जो नीतियां थीं, यानी कि खाद्य सुरक्षा की नीति, यानी कि MSP पर सरकार अनाज खरीदकर सस्ते दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेचती रही है, जिससे कि उन्हें सबको पोषाहार बिल्कुल सस्ते दर पर मिले। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी कि कभी भी आप जो है बाजार में जो आवश्यक वस्तु हैं, चावल, गेहूं, प्याज, आलू, दाल, तेल और कुछ और सब्जियां, इनकी सप्लाई को हर हाल में मैनेज करना होगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, MSP की दरें कम तय करना और भंडारण की सुविधा नहीं होने की वजह से सीजन में किसानों के उत्पादों के दाम लगातार गिरना, ये चारों पांचों चीज उपभोक्ताओं को ध्यान में रख करके ही हम आज तक बनाते रहे। और इसके बावजूद, आवश्यक वस्तु अधिनियम के बावजूद, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक जन वितरण की उपस्थिति के बावजूद, अगर हम पिछले 70 सालों का इतिहास देखें, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी का शासनकाल देखें, तो 4-5 ऐसे विकट दौर आए हैं कि जब हमारा इन्फ्लेशन और खास तौर से फूड इन्फ्लेशन 22% तक गया है, जबकि अर्थव्यवस्था के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि हमारी मुद्रास्फीति की दर और रिटेल मुद्रास्फीति की दर 5% के आसपास होनी चाहिए। तो ये ज्यादा लोगों को अहित नहीं करती, ज्यादा नुकसान नहीं करती। और आज जिस नरेंद्र मोदी सरकार पर यह तोहमत लग रहा है कि वो नए कृषि कानून लेकर के तो आई, लेकिन उसके साथ वो किसानों को MSP की गारंटी देने से वो चूक गई। लेकिन जहां तक, और इस पर मोदी सरकार के विरोधियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा करके उपभोक्ताओं के भी सामान महंगे करने की तैयारी कर दी है। दरअसल ये गलत दुष्प्रचार है। एक तरह से अगर महंगाई की बात करें
तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, जो कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की चैंपियन थी, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की चैंपियन थी, और तब महंगाई का दौर 22% तक जाता है और उसमें ये अधिनियम महंगाई को रोकने में कामयाब नहीं होते हैं और किसानों को तो नुकसान 70 साल से झेलना पड़ रहा है। तो कहना यह है दोस्तों कि महंगाई का मतलब ऑफ सीजन से है और ऑफ सीजन का मतलब सप्लाई और डिमांड के मिसमैनेजमेंट से है, और कृषि उत्पाद के तमाम सामान ऑफ सीजन में किसानों के पास नहीं होते, व्यापारियों के पास चले जाते हैं। और हम ये इस भ्रांति को दूर करना चाहेंगे कि भारत में एक तो एमएसपी कम होता है और जो ऑफ सीजन में जिन उत्पादों के दाम होते हैं, जो एमआरपी होता है, उसमें 100 से लेकर के 500% का अंतर होता है। गेहूं आज भी ऑफ सीजन में 15